Welcome to my YouTube study channel. Dear student, good morning to all of you, and I am very thankful to all of you that you have subscribed my channel. मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप अपने फ्रेंड्स को भी ये चैनल के बारे में ज़रूर बताएं और शेयर ज़रूर करें और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं वो ज़रूर देखें। मैंने प्ले लिस्ट वाइज जो है 9th 10th +1 2 के जो है लेक्चर अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पे, तो आप मेरे चैनल में जाकर के प्ले लिस्ट खोल करके वहाँ से भी पर्टिकुलर जो भी क्लास का आपको मैटर जो है स्टडी करना है वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वेट, बिकॉज लास्ट जो लेक्चर हमने किया था 9th का उसमें लास्ट टॉपिक हम कर रहे थे मास, और बहुत बार जो है मास और वेट के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में मास और वेट में क्या मेजर डिफरेंस है। सो वेट इज एक्चुअली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन एनी ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन एनी ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, नो डाउट। और इसका अगर हम बात करें कि ये अपने पास ये अर्थ का एक सरफेस है, ठीक है, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट अगर मैंने कहा कि रखा है तो अर्थ अपनी तरफ इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। सपोज करो इसका मास m है और ये इसको अपनी तरफ खींचेगी, तो यहाँ पे एक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं कि जो वेट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी भी है। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, अगर मैं ये कहूं इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर की तरफ जो है ये वेट हमेशा एक्ट करता है। ओके, वेक्टर क्वांटिटी होगी। मेजर किस में करेंगे? मेजर्ड इन न्यूटन। ओके, न्यूटन में मेजर करेंगे इसको। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, न्यूटन में मेजर करेंगे। तो वेट जो है जनरली एक टाइप का फोर्स है, क्योंकि आपने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि हम फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, तो वेट इटसेल्फ ए फोर्स। ओके, अब ये वेट होता कितना है और इसके थोड़े से और फीचर्स के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। वेट कैन बी जीरो। कहाँ कहाँ जीरो हो सकता है? देखिए, वेट जीरो हो सकता है। आपने स्टडी किया था मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, वेट जीरो हो सकता है। जीरो कहाँ हो सकता है? मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं, एट द सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर पे वेट जो है हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या रहेगा? जीरो रहेगा। इन रिवॉल्विंग सैटेलाइट जब रिवॉल्व कर रही है उसके अंदर अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास हम मेजर करेंगे तो वो वेट जो है कितना, मास नहीं, वेट हम बात कर रहे हैं, तो वेट अगर हम वहां मेजर करेंगे तो उसका वेट कितना आएगा? जीरो आएगा। ओके, तो वेट के बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन मिल गई। अब वेट और जो मास है उन दोनों में डिफरेंस भी आप आराम से बता सकते हो। वेट का जो जनरल फॉर्मूला है इसको ये भी कह सकते हैं, वेट इज जनरली प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड acceleration due to gravity। ओके, तो इसको हम वेट को क्या कह सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे मान लिया वेट अगर हम W से रिप्रेजेंट करते हैं तो इट इज इक्वल्स टू मास into acceleration due to gravity। ओके, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली वी कैन से दैट W इज इक्वल्स टू mg। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर कोई कहता है कि मेरा वेट जो है 70 किलो है,
मोस्टली हम ये टर्म ही गलत यूज कर रहे हैं। उसका वेट 70 किलो बोल रहा है, वो 70 किलो यानी 70 किलो, किलोग्राम में हम वेट मेजर करते नहीं हैं, हम किससे मेजर करते हैं, न्यूटन में। सो इसका मतलब जो है वो अपना वेट अगर बता रहा है तो वो होगा 70 न्यूटन। ओके, और अगर मास हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां से निकाल सकते हैं 70 न्यूटन और m इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। सो अगर हम W इज इक्वल टू mg की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास में मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो W डिवाइडेड बाय G हम ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अभी लिया है W किसी का 70 kg है और G हम अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो मास कितना आ जाएगा यहां से, मास कैन बी कैलकुलेटेड 70 डिवाइड बाय 10, सो ये आ जाएगा 7 किलोग्राम। ठीक है, तो कोई अगर ये कहता है मेरे 70 न्यूटन वेट है तो उसका मास कितना है, सिंपली 7 kg। ओके, तो ये है वेट के बारे में। तो वेट और मास के बीच में डिफरेंस आप इजीली बता सकते हो, टफ नहीं है। ठीक है, मैंने पॉइंट्स भी बना करके बताया आपको। तो अब हम चलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, ये भी आप लोगों को समझना जरूरी है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने एक्सेलरेशन का कंसेप्ट स्टडी करवाया था लास्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हमने एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस किया था। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का टाइम के साथ में चेंज होना ही क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। लेकिन यहां मैंने वर्ड लिखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये ग्रेविटी वर्ड को भी समझना जरूरी है, तो मैं यहां ग्रेविटी की अलग से डेफिनेशन बता देता हूं। ठीक है, ग्रेविटी एक्चुअल में हम किसको कह रहे हैं, जो ग्रेविटी है वो अर्थ की अट्रैक्शन जो होती है, यानी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसी को हम ग्रेविटी बोलते हैं। दी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स है ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ, यानी अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, तो वो जो फोर्स है उसी फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपने स्टडी किया है या सुना होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो होता है कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनका मास है वो आपस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसको हम बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अर्थ और कोई ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम क्या कह सकते हैं, ग्रेविटी। ओके, अब यहां पे आते हैं वापस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी क्या था, फोर्स। तो एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस होना बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, तो उसको हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन एनी ऑब्जेक्ट बाय द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। ओके, अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई उसी को हम क्या कह रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये याद रखना, एट सरफेस ऑफ अर्थ, एट सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अगर हम बात करें, ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या सम टाइम इसको हम अप्रोक्सीमेट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, सरफेस के ऊपर ही ये वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ के सरफेस के ऊपर ही मैक्सिमम होती है, डेप्थ में जाएंगे तो डिक्रीज होगी और अगर हाइट पे जाएंगे तो डिक्रीज होगी। ओके, समझ आ गई बात। तो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको समझ आ गया है तो वेट में अगर आपको फॉर्मूला नजर आए W इज इक्वल टू mg, तो g पे डिपेंड कर रहा है, मास तो चेंज नहीं होता, हमने स्टडी किया था, वेट चेंज होता है।
ठीक है। तो W किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो सबसे ज्यादा कहां होता है? अर्थ के सरफेस पे। कहां होता है? अर्थ के सरफेस पे। अर्थ से हाइट पे हम अगर जाएंगे, सरफेस से हाइट पे जाएंगे तो वेट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई कहता है कि ठीक है भाई, तुम में से सपोज करो 9th क्लास में से कोई लड़का कहता है कि मेरा तो वेट सर 40 kg है, ठीक है, तो अभी उसने सरफेस पे मेजर किया तो उसका वेट 40 न्यूटन है, ठीक है, केजी नहीं कहेंगे, तो 40 न्यूटन है। अब जैसे जैसे सरफेस से हाइट पे जाएगा उसका वेट 40 न्यूटन से क्या हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही डेप्थ में जाएंगे, यानी हमने अर्थ के सरफेस में हमने गहरा गड्ढा कर लिया, तो नीचे जाएंगे तो वहां जाके मेजर करेंगे तो भी हमारा वेट जो है डिक्रीज हो जाएगा। सबसे ज्यादा कहां होता है? अर्थ के सरफेस पे होता है। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मास और वेट में आप डिफरेंस इजीली बता सकते हो। ओके, तो अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है वो। तो टॉपिक का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखो बच्चों, न्यूटन जो है एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहा है, ठीक है। और अगर हम ये कहें कि न्यूटन ने जितने लॉ दिए हैं फिजिक्स में, वो सारे अगर हम निकाल दें तो फिजिक्स में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। यानी फिजिक्स के अंदर जितने भी लॉ आप स्टडी करोगे उनमें लगभग 40-50% जो है न्यूटन का नाम से ही है। तो यानी न्यूटन ने बहुत कुछ दिया है फिजिक्स को। तो हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसके अकॉर्डिंग हम यहां पे 3 ऐसे इंपॉर्टेंट लॉज के डिस्कशन जो है करने वाले हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले लॉ पे हम चलते हैं जिसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और इसको ये भी कह सकते हैं और लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और यू मे कॉल इट लॉ ऑफ इनर्शिया। अब यहां पे टर्म इनर्शिया वर्ड आ रहा है, INERTIA, इनर्शिया। ये वर्ड जो है क्या रिप्रेजेंट करता है? इस लॉ को समझने से पहले आप सबसे पहले ये देखिए कि आप कई बार बस में बैठे हो और फुल स्पीड में बस चल रही है, अचानक से ब्रेक लगाया तो आप सब आगे की तरफ झुकते हो, ठीक है। या बाइक पे बैठे हैं पीछे हम किसी के, और बाइक एकदम से स्टार्ट कर देते तो हम पीछे की तरफ झटका लगता है, ठीक है। तो ये सब क्यों होता है? तो इसकी वजह क्या होती है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होता है तो वो मोशन में रहने की कोशिश कर रहा है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश कर रहा है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, ठीक है। तो इसी को हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहते हैं या लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया जो टर्म है यहाँ पे, इनर्शिया एक किस्म से हर एक ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है। जब तक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ना लगाया जाए तब तक वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज नहीं करता। ओके, तो हम इनर्शिया को अलग से डिफाइन कर देते हैं। मैं यहाँ इनर्शिया की डेफिनेशन इधर लिख देता हूं, ठीक है। इनर्शिया जो है क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से, बाय वर्च्यू ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट is unable to change its state until or unless an external force is not applied। यहां पे मैंने एक्सटर्नल फोर्स का जिक्र किया है। एक्सटर्नल फोर्स से हमारा मतलब है जो नेट फोर्स होता है वो रिजल्टेंट फोर्स, नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉन जीरो फोर्स एक्ट करता है
तो वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, यानी रेस्ट में तो मोशन में आ सकता है, मोशन में है तो रेस्ट में आ सकता है, या फिर मोशन में है तो अपनी स्पीड चेंज कर सकता है जब उसके ऊपर नेट फोर्स एक्ट करता है। ओके, तो इनर्शिया जो है हर एक ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी स्टेट चेंज करने में असमर्थ है। वो अपनी स्टेट जो है चेंज नहीं कर सकता जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करता हो। उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। कुछ यही डेफिनेशन जो है हमारे फर्स्ट लॉ की भी है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की भी यही डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, according to Newton's first law, an object is unable to change its state of rest or motion until or unless an external force is not applied। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इसमें भी वही बात है, इसमें भी वही बात है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है और ये लॉ है। ठीक है, न्यूटन ने इस चीज को स्टडी किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपने आप से रेस्ट में नहीं आ सकता, अपने आप से मोशन में नहीं आ सकता। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए है। जब तक वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो ऑब्जेक्ट जो है क्या रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा। अब क्वेश्चन अराइज होता होगा आपके माइंड में कि हमने तो ऐसा देखा है कि जब भी, जैसे सपोज करो हमने कोई बॉल को लुढ़का दिया फर्श के ऊपर, तो वो बॉल धीरे धीरे कहीं ना कहीं जाके रुक जाती है। ठीक है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ आप लोगों को लग रहा है कि गलत है, लेकिन यहां पे अगर हम कुछ और बात को इंक्लूड करें, वो ये है फ्रिक्शन फोर्स। वो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। आपने सुना होगा फ्रिक्शन फोर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है अगर हम एलिमिनेट कर दें, फ्रिक्शन फोर्स को हटा दें, तब ये चीज जो है लागू होती है, यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ लागू होता है। ओके, अगर मैं किसी पत्थर को हवा में फेंकता हूं तो जिस स्पीड से मैंने उस पत्थर को फेंका था वो उसी स्पीड से चलता रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एयर का फ्रिक्शन है, उसके ऊपर एयर का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अगर ये एयर का फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता, यानी हम कहते कि वैक्यूम होता, स्पेस में हमने कुछ किसी पत्थर को फेंका होता जहां पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो वो क्या करता, ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली स्पेस में चलता रहता। ठीक है, तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। ओके, तो यहां पे स्टेटमेंट में के अंदर हमने जो है फ्रिक्शन फोर्स का जिक्र नहीं किया है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, जैसे आपने अगर किस ने 3 इडियट मूवी देखी है तो उसमें आमिर खान जो है अपने प्रिंसिपल से पूछता है कि वो जो है पेंसिल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। ठीक है, तो वो लास्ट में आंसर देता है कि वो पिन जो है अगर टूट जाए, पेंसिल का जो है आगे का जो पिन जो होता है वो टूट जाए, तो जिस स्पीड से टूटता है वो उसी स्पीड से चलता रहता है, कहीं पे भी जा सकता है। वो एक किस्म से वो ऐसा प्रोजेक्टाइल बन गया वो जो बहुत बड़ा नुकसान जो है कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आपसे कोई क्वेश्चन, इस पे एग्जांपल बहुत सारे हैं। अभी मैंने बस का भी एग्जांपल दिया कि ब्रेक अप्लाई करते हैं तो चलती बस में हम आगे की तरफ झुकते हैं, बाइक में पीछे बैठे हैं, स्टार्ट कर देते हैं बाइक अचानक से तो पीछे की तरफ झटका लगता है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, और इसी के साथ जैसे मान लिया कि अगर मैं ये कहूँगी सीट बेल्ट जो है आपने देखी होगी, बांधने के लिए बोला जाता है। कार में जब बैठे होते हैं तो हमें बोला जाता है कि सीट बेल्ट बांध लीजिए। ऐसा क्यों, क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक्ट करता है वहां पे भी। अगर आप सीट बेल्ट नहीं बांधोगे, एक्सीडेंट अचानक होता है या ब्रेक अचानक से लगाने पड़ते हैं, तो क्या होगा, हम सीट से बाहर की तरफ जा गिरेंगे। ठीक है, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का ही एग्जाम्पल है। ओके, तो इसी तरीके से आपकी बुक में भी, आप एनसीईआरटी बुक उठाओगे उसमें भी कोई एक एग्जाम्पल दे रखा है कि ग्लास के ऊपर और उसके ऊपर एक हमने कार्डबोर्ड रख रखा है। ठीक है, कार्डबोर्ड मतलब कोई गत्ता वगैरह हो सकता है, गत्ता छोटा सा हमने रख दिया है और उसके ऊपर एक कॉइन रख रखा है गिलास के ठीक ऊपर, और उस गत्ते के ऊपर अगर हम फ्लिप करते हैं, ऐसे इसको फ्लिप करना बोलते हैं, ऐसे फ्लिप मारेंगे गत्ते को, तो सिक्का जो है अपने आप ग्लास के अंदर गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि सिक्का जो है रेस्ट में था तो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, एकदम से मोशन में नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर आप बस में हो
या एक ट्रक में हो, बड़े से ट्रक में हो आप, और एक बॉल को आप अपने हाथों से उछालते हो कुछ ऊंचाई तक, आप देखोगे कि वो बॉल वापिस आपके हाथ में ही आ जाती है। ठीक है, क्यों? ऐसा क्यों नहीं हुआ? आपके हाथ से छूटने के बाद वो ओपन स्पेस में आ गई, ट्रक तो आगे चला जाना चाहिए था, बॉल पीछे रह जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बॉल भी हमारे साथ मोशन में थी। ठीक है, वो एकदम से रेस्ट में नहीं आएगी। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए। इसके एग्जाम्पल आप नोटबुक में बुक की हेल्प से लिख लेना, कम से कम 4-5 एग्जाम्पल आप लिख लेना, तो इस पे कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बन जाता है। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ था हमारा। ठीक है, बात कर लेते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? अब न्यूटन सेकंड लॉ अगर हम समझें तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। दी, या फिर इसको ऐसे लिखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, the rate of change of momentum, linear momentum, the rate of change of linear momentum is always equal to external फोर्स अप्लाइड। जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था उसके बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी लीनियर मोमेंटम का टाइम के साथ में चेंज होना ही एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमने F = m में स्टडी किया था, या इसको हम ये कह सकते हैं द एक्सटर्नल फोर्स applied on any object is always equal to the product of mass and acceleration produced। उस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं। तो F = m × a। ठीक है, ये फॉर्मूला। और ए का फॉर्मूला आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा पहले लास्ट लेक्चर देख लेना, v - u / t, तो ये होता है। ठीक है, और मोमेंटम अभी मैंने नहीं बताया है, वो भी बताऊंगा। F = इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा हमारा m × v - m × u / t। ठीक है, आ गया समझ में? अब ये क्या है इसके बारे में भी बता देता हूं। ये मास इनटू फाइनल वेलोसिटी और ये है मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। सो वी कैन से दैट ये है हमारा फाइनल मोमेंटम, P फाइनल - P इनिशियल / T। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, जो P फाइनल है PF से रिप्रेजेंट किया, ये m × v है, ये हमारा है फाइनल मोमेंटम। ओके, और PI जो मैंने लिखा था m × u है, ये हमारा क्या है? इनिशियल मोमेंटम। ओके, तो ये फॉर्मूले बन जाएंगे इसके। तो इसीलिए जो पहली डेफिनेशन मैंने दी थी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो देखिए नहीं, मोमेंटम का चेंज होना, ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, यानी मोमेंटम का टाइम के साथ में चेंज होना क्या कहलाता है? एक्सटर्नल फोर्स। या फिर सेकंड डेफिनेशन F = m, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, एक वर्ड जो है हमने डिस्कस किया है लीनियर मोमेंटम, तो ये क्या होता है ये यहां पे डिफाइन कर देता हूं मैं। ठीक है, लीनियर मोमेंटम बुक में हो सकता है सिंपली मोमेंटम लिखा हो, तो सिंपली मोमेंटम भी समझ सकते हो, लीनियर मोमेंटम बोला जाता है इसको। इट इज डिफाइंड एज
the product of mass and velocity of any object। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की मास और उसकी वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसी को क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम। दैट इज पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं मास इनटू वेलोसिटी। तो ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम कैसे मेजर करते हैं, मेजर्ड इन केजी मीटर पर सेकंड। इसको किस में मेजर करेंगे, केजी मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब ये क्या चीज है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। भाई देखो ध्यान से समझो, मास इंटू वेलोसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ रहा है तो मोमेंटम बढ़ेगा, अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो भी मोमेंटम बढ़ेगा। ठीक है, बहुत इजी सा एग्जांपल बताता हूं। बुलेट, गोली जो बंदूक से निकलती है, उस गोली को अगर मैं किसी के ऊपर फेंक के मारूंगा अपनी पूरी ताकत के साथ, क्या वो आदमी मर सकता है? आप कहोगे नहीं। लेकिन वही गोली अगर हम बंदूक में डाल करके, गन में डाल करके फायर करते हैं, उससे आदमी मर जाता है। क्यों? क्योंकि हमने, देखो गोली वही है, मास मतलब वही का वही है, सिर्फ चेंज क्या हुआ, मैंने अपनी पूरी ताकत से जो वेलोसिटी दी उस वेलोसिटी से वो ज्यादा हर्ट नहीं कर सकती थी, यानी उस वेलोसिटी से उसका मोमेंटम उतना ज्यादा नहीं बन पाया। लेकिन जैसे ही मैंने गन के अंदर उस बुलेट को डाल के फायर किया तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई होगी। वेलोसिटी बढ़ने से क्या बढ़ गया, मोमेंटम बढ़ गया। अब मोमेंटम बढ़ा तो उस मोमेंटम की वजह से वो आदमी को जाके हर्ट करती है, यानी उससे आदमी मर सकता है। तो ये मोमेंटम का कंसेप्ट है। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम जो है, इसी तरीके से आपने देखा होगा कि क्रिकेट बॉल है, आप कैच करते हो और हाथ को थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाते हैं, विकेट कीपर पीछे खड़ा होता है, बॉल को पकड़ेगा तो हाथ को पीछे की तरफ लेके जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि बॉल की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई है, मोमेंटम बहुत ज्यादा है, तो वो उसको कैच करते हुए हाथ को पीछे की तरफ लेके जाता है। इसका मतलब क्या कर रहा है, उसकी वेलोसिटी को कम होने दे रहा है। जब वेलोसिटी कम हो जाएगी तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसको हर्ट कम करेगी, उसको चोट कम लगेगी। ठीक है, तो मोमेंटम ये चीज होती है। अब जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है, न्यूटन का सेकेंड लॉ तो आपको लोगों को समझ में आ गया, यानी मोमेंटम का चेंज होना टाइम के साथ में क्या कहलाता है, एक्सटर्नल फोर्स, या फिर कह सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स हमेशा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन होता है। इसके एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, इसके एग्जांपल भी आपको नोटबुक में लिखने हैं। हमने स्टडी किया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो है चेंज होगा। इस फॉर्मूले में अगर देखो तो मैंने अगर ये फोर्स अप्लाई किया तो उसकी वेलोसिटी u से v हो गई है, उसकी वेलोसिटी u से v हो गई है। ठीक है, तभी एक्सेलरेशन हुआ। अगर मैंने फोर्स अप्लाई नहीं किया होता तो एक्सेलरेशन क्या होती, जीरो। ओके, ये चीज ध्यान रखने की बात है। कैसे जीरो होती, अगर मैंने फोर्स अप्लाई नहीं किया तो उसकी वेलोसिटी u जो है वो u ही रहती, चेंज नहीं होती उसकी वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो सेम वेलोसिटी माइनस सेम वेलोसिटी, यानी u माइनस यू क्या होता है, जीरो। तो जीरो को m से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता है, जीरो, सब चीज जीरो हो जाती है, यानी फोर्स आपने अप्लाई नहीं किया। समझ आ रही है बात? दोबारा से बता देता हूं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा, या फिर दूसरी बात में ये कहें कि उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, या उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। समझ आ गई बात? अगर किसी गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करते, चलती गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करते तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ब्रेक अप्लाई किया आपने, क्या किया, एक फोर्स लगाया उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आया। ये न्यूटन्स सेकंड लॉ के एग्जांपल है, कुछ और भी आप बुक में से देख करके लिख सकते हो। तो ये है इंपॉर्टेंट, और इन पे न्यूमेरिकल्स के बारे में हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही बच्चों। जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है वो हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, और भी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। और जो आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया इसका पीडीएफ भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। लेकिन डियर स्टूडेंट, आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि कम से कम हर बच्चा 10-20 बच्चों को मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करवाए। ठीक है, अपने आस पड़ोस रिलेटिव में जो भी नेट यूज करता है सबको कहो कि ये चैनल मेरा सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, आपसे ये रिक्वेस्ट है, देखते हैं कितने बच्चे मानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।